I welcome you all to this chapter waves. वेव्स में हम बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, क्लासिफिकेशंस देखेंगे वेव्स का, वेव्स इन स्ट्रिंग, साउंड वेव्स भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे और कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स। कॉन्सेप्ट वाइज तो हम रिवाइज नहीं करेंगे, बट जो डिटेल्ड है इस चैप्टर का उसमें हमने मिसलेनियस एग्जांपल्स भी देख रखा है। व्हाट आर वेव्स? बेसिक डेफिनेशंस पे हम बात करते हैं। वेव्स क्या होते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है, वेव्स आर डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम विच transfers energy from one point to another in the medium without any transfer of bulk matter। ये मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहा हूं मैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स में तो मैटर होता ही नहीं है ना। तो वेव्स क्या होते हैं? वेव्स आर डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम विच ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ बल्क मैटर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, मीडियम की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? अगर मीडियम में वेव प्रोपोगेट कर रहा है तो मीडियम की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो मीडियम शुड बी इलास्टिक, इट शुड बी इनर्शियल एंड इट शुड बी कंटिन्यूअस। इलास्टिक होगा तभी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पुल करेगा या पुश करेगा। इनर्शियल होगा तो क्या होगा कि उसके पास खुद का कुछ मास है जिसमें कुछ इनर्शिया है उसके पास, और वो डिस्टर्बेंस को बिकॉज ऑफ दैट इनर्शिया इट विल बी एबल टू ट्रांसफर। कंटिन्यूअस इसलिए होना चाहिए क्योंकि मीडियम डिसकंटिन्यूअस हो गया तो वेव प्रोपोगेट ही नहीं करेगा। मैं कंटिन्यूटी की बात सिर्फ मैकेनिकल वेव्स में करता हूं। कंटिन्यूटी किसकी बात कर रहे हैं हम? मीडियम के कंटिन्यूअस होने की। तो ये मैकेनिकल वेव्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ वेव की। तो वेव की इक्वेशन होती है, वेव फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स एंड टी। इसमें y जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। x जो है ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल है इन द मीडियम, और t जो है ये टाइम है। किस तरीके का फंक्शन होता है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस और प्लस वी टी। माइनस साइन दिखाता है कि वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव साइन दिखाता है कि वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरीके का फंक्शन होता है। कोई भी फंक्शन इस फॉर्मेट में अगर होगा तो वो एक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है किसी भी फंक्शन के वेव फंक्शन होने की? तो ये होता है del 2y अपॉन del t2 इज इक्वल टू v स्क्वायर इंटू del 2y अपॉन del x 2। ये दूसरी कंडीशन होती है वेव फंक्शन होने की। इसमें हम y को, जो फंक्शन हमारे पास वेव का है, उसको हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। v क्या है यहां पर? v जो है ये वेव वेलोसिटी है। अब यहां दो टाइप की वेलोसिटी होती है, एक होती है वेव वेलोसिटी और एक होती है पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? पार्टिकल वेलोसिटी होती है del y अपॉन del t, क्योंकि y डिस्प्लेसमेंट था। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ वेव कैसे लिखा जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ वेव लिखा जाता है y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, a इज एम्पलीट्यूड, हम सबको मालूम है एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। k इज वेव नंबर, x इज पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t इज टाइम, डेल्टा इज फेज कांस्टेंट, एंड दिस एंटायर टर्म kx minus omega t plus delta is called as phase angle। ठीक है, तो ये वेव और उसके इक्वेशन की बात हमने कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स दो तरीके से होता है, बेस्ड ऑन मीडियम रिक्वायरमेंट। मीडियम रिक्वायरमेंट दो टाइप का होगा, एक है मैकेनिकल जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, मीडियम इज रिक्वायर्ड। नॉन मैकेनिकल का मतलब मीडियम इज
नॉन मैकेनिकल वो वेव्स कहलाएंगे जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स कौन से होते हैं? मैकेनिकल वेव्स होते हैं वेव्स इन स्ट्रिंग, साउंड वेव्स, ये सारे मैकेनिकल वेव्स हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन से होते हैं? ईएम वेव्स जो है ये नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। ये हमारे पास मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स के बेसिस पे की रिक्वायरमेंट हमने देखी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स बेस्ड ऑन मीडियम रिक्वायरमेंट दो टाइप के होते हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, नॉन मैकेनिकल को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस बेस्ड ऑन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। तो अब इसमें ये दो टाइप के वेव्स होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स के केस में मैंने अभी आपको बताया था दो वेलोसिटीज होती हैं, एक होती है वेव वेलोसिटी और दूसरी होती है पार्टिकल वेलोसिटी। तो ये वेव वेलोसिटी है और ये पार्टिकल वेलोसिटी है। ठीक है, अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्रीज है तो ये ट्रांसवर्स वेव होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का केस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, तो अगर वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव एक्स में ही होगा। So this is about wave velocity and particle velocity, and on the basis of their directions with respect to each other or the angle which they makes with respect to each other, we can classify waves as transverse waves or longitudinal waves. Classic example है transverse waves का waves on string, और longitudinal waves का example होगा sound waves. Now let's discuss waves in a string. तो waves in a string में wave function की हम बात करते हैं। तो ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ साइनोसॉइडल वेव्स है, तो ये होता है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वेव इक्वेशन और वेव इक्वेशन ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जो वेव नंबर k होता है, k is wave number, this is given as 2 pi by lambda, where lambda is wavelength of wave, and this is given as omega by v. ठीक है, traveling along negative x axis, तो traveling along negative x axis होगा y is equal to a sin kx plus omega t plus delta। अभी मैंने सिखाया था आपको कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वी टी होगा, तो ये वेव फंक्शन दिखाता है कि द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव अहेड विथ वेव स्पीड। वेव स्पीड ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? स्पीड ऑफ वेव इज गिवन एज रूट ऑफ टी बाई म्यू। इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। यहां पर जो टी है ये टेंशन होगा, एंड टेंशन इज रिप्रेजेंटिंग द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, और जो म्यू है ये है तुम्हारा लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। जिस भी स्ट्रिंग में वेव प्रोपोगेट कर रहा है उसकी ये लीनियर मास डेंसिटी होगी। अब मैंने जैसे बताया कि टेंशन इज रिप्रेजेंटिंग इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, वैसे ही म्यू इज रिप्रेजेंटिंग द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो हमेशा ध्यान रखिए कि वेव की वेलोसिटी हमेशा इन दोनों प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड करती है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम डिस्कस करते हैं पावर ट्रांसमिटेड अलोंग द वेव अलोंग द स्ट्रिंग बाय अ साइन वेव। तो पावर ट्रांसमिटेड कैसे दिया जाएगा? तो एवरेज पावर ट्रांसमिटेड की बात, या चलिए पहले इंस्टेंटेनियस पावर ट्रांसमिटेड का एक्सप्रेशन देखते हैं, फिर उसको एवरेज में हम कन्वर्ट करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर ट्रांसमिटेड इज गिवन एज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एफ अपॉन वी कॉज स्क्वायर
ओमेगा टाइम्स टी माइनस एक्स बाई वी। ये इंस्टेंटेनियस पावर हुआ, वेयर एफ इज रिप्रेजेंटिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग, वी इज वेव स्पीड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए इज एम्पलीट्यूड। ये इंस्टेंटेनियस पावर हुआ, टाइम का फंक्शन। अब इसकी मुझे एवरेज वैल्यू लिखनी है, तो एवरेज वैल्यू में ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर एफ अपॉन वी, ये तो कांस्टेंट हो गया। कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी की मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 होती है, तो इसकी एवरेज वैल्यू होती है 1/2। तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आई है वो आई है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एफ बाई 2v। क्लियर? अब इसको अगर हम रीअरेंज करना चाहें तो पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस एनी पॉइंट इज नाउ गिवन एज 2 पाई स्क्वायर म्यू वी ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल एफ इज रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। दिस इज पी एवरेज। इसमें ये कैसे मिलता है? ये वाला एक्सप्रेशन हमको मिलेगा ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ लिख के, और वेलोसिटी v जो होती है दिस इज रूट ऑफ f बाई म्यू, वेयर f इज टेंशन। तो अगर जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू f अपॉन म्यू, और फिर हम यहाँ से f को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं म्यू v स्क्वायर से। ठीक है, तो ये हमने देखा पावर ट्रांसमिटेड अलोंग द स्ट्रिंग बाय अ साइन वेव। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स की। तो पहले आता है ये फ्रॉम हाई वेलोसिटी टू लो वेलोसिटी मीडियम। तो जब भी वेव फ्रॉम हाई वेलोसिटी टू लो वेलोसिटी मीडियम होगा, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पर, दिस इज p, दिस इज q एंड दिस इज r। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इन pq इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वेव इन qr। यहां पर जब इंसिडेंट पल्स बनाया जाएगा, ये इंसिडेंट पल्स हुआ इस इंटरफेस पे, Q इज द इंटरफेस ऑफ दीज टू मीडियम। तो जो रिफ्लेक्टेड पल्स होगा, जब भी हाई वेलोसिटी मीडियम से लो वेलोसिटी वाले मीडियम के इंटरफेस पर पल्स स्ट्राइक होती है, तो जो रिफ्लेक्टेड पल्स होती है वो इन्वर्टेड होती है, और जो ट्रांसमिटेड पल्स होगी वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, सो दिस वाज द रिफ्लेक्टेड पल्स, दिस इज द ट्रांसमिटेड पल्स एंड दिस इज द इंसिडेंट पल्स। ठीक, तो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है यहां पर। क्लियर? अब हम बात करते हैं फ्रॉम लो वेलोसिटी टू हाई वेलोसिटी मीडियम। तो फ्रॉम लो वेलोसिटी टू हाई वेलोसिटी मीडियम अगर हम देखना चाहें, यहां पर जो इंसिडेंट पल्स होगी वो यहां बनेगी, दिस इज द इंसिडेंट पल्स विच इज मूविंग टूवर्ड्स दिस इंटरफेस। तो ये इंसिडेंट पल्स हो गया। जब इसका रिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंट पर, इंटरफेस पर, तो रिफ्लेक्शन इसका एज इट इज होगा, और इसका जो ट्रांसमिशन होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, तो दिस इज द ट्रांसमिटेड पल्स एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड पल्स। तो there is no phase difference between the incident and the reflected pulse and the transmitted and the incident pulse। तो ये रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स को हमने शॉर्ट में डिस्कस किया। अब हम देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में। तो सुपरपोजिशन 3 टाइप से होते हैं। इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस की कंडीशन क्या होती है? इंटरफियरेंस की कंडीशन हमने पढ़ रखी है। इंटरफियरेंस की कंडीशन होती है कि अगर दो वेव्स हैं y1 और y2, y1 इज इक्वल टू a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, और y2 दे रखा है आपको a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो कंडीशन होगी इनके इंटरफियर करने की, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, तो ओमेगा शुड बी सेम, क्योंकि अगर ओमेगा सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा बाई 2 पाई, तो फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम एंड द वेव्स शुड बी कोहेरेंट। तो इनको कोहेरेंट होना पड़ेगा। कोहेरेंट होने का मतलब होता है
डेल्टा जो है, जो फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, उसका कांस्टेंट होना जरूरी है। हम बात करते हैं अब एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए इसका? एक्सप्रेशन होना चाहिए वाई आर शुड बी इक्वल टू ए आर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। मैंने दो वेव इक्वेशंस बताई थी अभी आपको, a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और y2 है हमारे पास a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, तो यहां पर AR का जो वैल्यू आएगी उसको हम इस तरीके से निकालेंगे। a1 वेक्टर ड्रॉ करेंगे, a2 वेक्टर इज अहेड ऑफ a1 वेक्टर बाय डेल्टा, और ये जो रिजल्टेंट आया दिस इज AR, ये फाई होगा। AR विल बी गिवन एज रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉज ऑफ डेल्टा। ठीक है, फाई क्या होगा? tan फाई इज इक्वल टू a2 साइन डेल्टा अपॉन a1 प्लस a2 कॉज ऑफ डेल्टा। ये tan फाई होता है, ये AR होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कंडीशन इज डेल्टा शुड बी इक्वल टू 2n पाई, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन, या डेल्टा x should be equal to n lambda, where lambda is of course the wavelength of the wave. For destructive interference, delta is equal to 2n plus 1 times pi. Again n starts from 0 1 2 3 and so on, और डेल्टा x की वैल्यू होती है n plus 1 by 2 times lambda. n की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख सकते हो आप, n की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएगी। अब अगला टर्म कहता है रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो क्या रिलेशन होता है यहाँ पर, आइए चेक करते हैं। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस इज गिवन एज डेल्टा दैट इज फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। ठीक है, इसमें डेल्टा जो है ये फेज डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, और डेल्टा एक्स जो है ये पाथ डिफरेंस को डिनोट करता है। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब हम बात करते हैं यहां पर रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। तो इफ डेल्टा इज द फेज डिफरेंस, देन रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस इज ओमेगा डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज रिप्रेजेंटिंग टाइम डिफरेंस एंड डेल्टा इज रिप्रेजेंटिंग फेज डिफरेंस। नाउ लेट्स डिस्कस स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव्स की कंडीशन क्या होती है? स्टैंडिंग वेव्स की कंडीशन होती है, जो दो वेव्स होंगी यहां पर, y1 विच इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरी वेव जो होगी y2 इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस डेल्टा मान लेते हैं। तो द वेव शुड ट्रेवल अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शंस। द वेव शुड ट्रेवल अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन। आप देख सकते हैं यहां पर कि ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस पॉजिटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो द वेव्स आर ट्रेवलिंग अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शंस, नंबर 1। नंबर 2, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वेव्स आर सेम। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर स्टैंडिंग वेव्स। अब आती है बारी स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड की। तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड की अगर हम बात करें तो ये x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू l है। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी यहां पर 2n प्लस 1 टाइम्स v बाई 4l, और लेंथ l की वैल्यू होगी 2n प्लस 1 टाइम्स v टाइम्स लैम्डा बाई 4। ये फ्रीक्वेंसी है और ये रेजोनेटिंग लेंथ है। ठीक है, यहां पर n जो वैरी करेगा वो वैरी करेगा 0 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द
रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स की। दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू l। अब फ्रीक्वेंसी आती है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी आएगी nv/2l और लेंथ आएगा यहाँ पर n λ/2, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 नहीं हो सकता है n, क्योंकि लेंथ 0 नहीं होगी, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ। सो वी हैव डिस्कस्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उसमें हमने स्टैंडिंग वेव्स को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं बीट्स की। बीट्स जो है ये हम डिस्कस करेंगे जब हम साउंड वेव्स के बारे में डिस्कशन होगा हमारा। ठीक है, तो ये हम साउंड वेव्स में डिस्कस करेंगे, इसी स्लाइड में डिस्कस करेंगे, बट साउंड वेव्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। सो अब हम बात करते हैं साउंड वेव्स की। ये पूरा एक चैप्टर है अपने आप में, मैं क्विकली इसको रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं आपको। एज अ प्रेशर वेव, तो साउंड वेव्स को हम एज अ प्रेशर वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा साउंड डिटेक्टर होता है वो डिस्प्लेसमेंट को डिटेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट को क्यों डिटेक्ट नहीं करता है? अगर ये डिटेक्टर है, ठीक है, साउंड डिटेक्टर है, और यहां पर से एक साउंड वेव और यहां से एक साउंड वेव आ रही है, दोनों को x डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो जो पार्टिकल इस लेयर पे होंगे जो इस साउंड डिटेक्टर के पास हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड से बराबर होगा। अगर इस वेव के लिए इंडिविजुअली देखोगे तो उतना ही होगा जितना इस वेव के लिए होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चैलेंज ये आता है कि साउंड वेव एज अ प्रेशर वेव ही डिटेक्ट होता है, और इसका इक्वेशन जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं डेल्टा P, दैट इज वेरिएशन इन प्रेशर is given as maximum variation in pressure sine of omega t minus kx plus delta, right? So this is delta P is variation in pressure, delta P naught is maximum variation in pressure, and remaining is the usual terms are there which were there in case of transverse waves also. ये longitudinal wave होता है sound wave। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव। तो फिलहाल के लिए मैं प्रेशर वेरिएशन को P से डिनोट कर रहा हूं, तो P इज इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा T माइनस KX। तो अगर ये प्रेशर वेव है, ठीक है, वेयर P इज रिप्रेजेंटिंग वेरिएशन इन प्रेशर, तो डिस्प्लेसमेंट वेव जो होता है वो होगा S नॉट कॉज ओमेगा T माइनस kx. S naught cos omega t minus kx will be the displacement wave. S is representing displacement of the particle. अब relation between displacement amplitude and pressure amplitude, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? अच्छा, मैं फिर से आपको यहां पे याद दिला दूं, दिस इज मैक्सिमम वेरिएशन। मैंने डेल्टा P नॉट नहीं लिखा है क्योंकि ईज ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो दिस इज मैक्सिमम वेरिएशन in pressure. Now the relation between P naught and S naught is P naught is equal to BK S naught. P naught is equal to BK S naught. Where what is B? B is bulk modulus of the system. K is wave number. S naught is maximum displacement. अब देखते हैं speed of sound wave. तो speed of sound wave in the medium जो है इट इज गिवन बाय न्यूटन्स फॉर्मूला। पहले तो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया, इसने कहा कि जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन द मीडियम है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और इन्होंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन द मीडियम शुड बी गिवन एज P बाई रो, वेयर P इज प्रेशर ऑफ द मीडियम एंड रो इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम। वेरिएशन नहीं है, ध्यान रखना है ये। इन जनरल केस स्पीड ऑफ साउंड वेव होता क्या है? स्पीड ऑफ साउंड वेव होता है v इज इक्वल टू रूट ऑफ b बाई रो इन केस ऑफ फ्लूइड्स, या ऐसी मीडियम जिनके पास बल्क मॉड्यूलस होगा, तो उस केस में स्पीड ऑफ साउंड वेव होता है b बाई रो डेंसिटी है। ठीक है, सॉलिड्स के केस में जो स्पीड ऑफ साउंड वेव होती है वो होती है y अपॉन रो,
where what is y? Y is Young's modulus and rho is density. तो न्यूटन्स फॉर्मूला हमने देखा कि स्पीड ऑफ साउंड वेव इन द मीडियम वॉज गिवन बाई न्यूटन एज p बाई रो, और वेयर p वॉज प्रेशर। इससे उन्होंने जो साउंड की स्पीड एयर में निकाली वो आई 280 मीटर्स पर सेकेंड, विच वॉज रॉन्ग, इसलिए लाप्लास को इसको करेक्ट करना पड़ा। तो न्यूटन ने कहा था कि ये पूरा प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन द मीडियम इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब बात आती है लाप्लास करेक्शन की। तो लाप्लास बोलते हैं कि लाप्लास ने कहा कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन द मीडियम इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसमें हीट का एक्सचेंज साउंड वेव्स का और मीडियम का होता ही नहीं है। ठीक है, और यहां पर उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड वेव इन द मीडियम दिया p गामा बाई रो, वेयर गामा वॉज cp बाई cv। cp इज molar heat capacity at constant pressure and cv is molar heat capacity at constant volume। इससे जब इन्होंने स्पीड ऑफ साउंड निकाला तो ये अप्रॉक्सीमेटली 330 मीटर्स पर सेकेंड आया, जो कि विच वॉज वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। तो इसलिए इसको माना गया। अब बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड ऑन टेम्परेचर। तो डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर कैसे रहेगा? तो v is directly proportional to root of t, where t is in absolute scale। v is speed of sound। तो ये हमको ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं साउंड के? पिच, फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस। इसमें हम जो लाउडनेस की बात करते हैं तो लाउडनेस इज गिवन इन बीटा, दिस इज, इसकी यूनिट होती है डेसिबल्स, और हम इसको लिखते हैं dB। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 10 log of base 10 I upon I naught, where I is representing intensity। अब I naught क्या होता है यहां पर? I naught होता है, I naught is a reference intensity and this is given as 10 into 10 to the power minus 12 watt per meter square। अब नेक्स्ट टर्म आता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। तो intensity of sound waves is given as I is equal to P naught square V upon 2B, where I is intensity, P naught is amplitude pressure, pressure amplitude, V is speed of sound, B is bulk modulus। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स डिस्कस स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स में हम ओपन ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज nv by 2l and length l of the pipe is given as n lambda by 2, where n starts from 1, 2, 3 and so on। हमेशा ध्यान रखना है ओपन ऑर्गन पाइप में और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एट द एंड्स इफ वी आर ऑब्जर्विंग वेरिएशन इन प्रेशर, तो यहां पर प्रेशर का नोड बनेगा, ओपन एंड्स पे प्रेशर का नोड बनता है और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है। यहां पर प्रेशर का, अगर प्रेशर वेरिएशन की बात करेंगे तो यहां पर प्रेशर का नोड बनेगा और यहां पर एंटी नोड बनेगा, और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे अगर तो यहां पर एंटी नोड बनेगा ओपन एंड पे और क्लोज्ड एंड पे नोड बनेगा। तो ये हमको ध्यान रखना है जब भी हम स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स की बात करते हैं। अब बात आती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आएगी वो होगी 2n+1 टाइम्स v बाई 4l, और ये फ्रीक्वेंसी हो गई, और लेंथ l इज गिवन एज 2n+1 टाइम्स लैम्डा बाई 4। तो अगर मैं एक ऑर्गन पाइप यहां ड्रॉ करूं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और मैं इसमें अगर प्रेशर वेरिएशन देखूं तो प्रेशर वेरिएशन में यहां पर एंटी नोड बनेगा प्रेशर वेरिएशन का, और यहां पर
नोड बनेगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं, यहां अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो यहां डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा और ओपन एंड पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा। ये अभी हमने देखा है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी और लेंथ होती है। ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी कब आती है? बीट फ्रीक्वेंसी आती है जब दो वेव्स होंगी सुपरपोजिंग, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट साइन ओमेगा टी ओमेगा 1t माइनस के एक्स, और P2 होगी P2 नॉट साइन ओमेगा 2t माइनस के एक्स। तो यहां पर जो चेंज इन ओमेगा है वो होगा मॉड ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी FB होगी वो होगी डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई। मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी ये होती है 16 हर्ट्ज, तो 16 हर्ट्ज। तो ये डेल्टा ओमेगा जो है ये 16 हर्ट्ज ये छोटा होता है काफी। तो दिस इज हाउ बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन। अब लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? डॉपलर्स इफेक्ट पहले होता क्या है ये समझते हैं। डॉपलर इफेक्ट वेव्स में भी होता है और लाइट वेव्स में भी होता है। हम यहां पर सिर्फ साउंड वेव्स के डॉपलर्स इफेक्ट की बात करेंगे। तो इट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। तो जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो डॉपलर्स इफेक्ट जरूर आएगा, और ये अपैरेंट ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है एमिटेड बाय द सोर्स। तो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स ने एमिट की होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को नहीं सुनाई देती है, कुछ अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होता है। तो F इज इक्वल टू F नॉट V प्लस U ऑब्जर्वर अपॉन V माइनस U सोर्स। V क्या है? V इज speed of sound in the medium with respect to the medium. F is the apparent frequency, F naught is original frequency, U is speed of observer, US is speed of source. इसको यूज करने की कंडीशन क्या होती है? तो UO और US पॉजिटिव नेगेटिव कब होंगे? देखो ये साइंस को टच नहीं करना है, प्लस माइनस को। ठीक है। तो अगर ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है तो व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर देन US इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। व्हेन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स सोर्स देन UO इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। नाउ व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर देन US इज कंसिडर्ड नेगेटिव। व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स देन UO इज कंसिडर्ड नेगेटिव। ठीक है। तो इन कंडीशंस का हमको ध्यान रखना है। तो हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। मैंने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज इसमें कवर करने की कोशिश की है। आपको ध्यान रखना है कि ये आप इसको रिवाइज करने के बाद आप इसकी एक्सरसाइज जो इसके साथ दी हुई है वो जरूर करें, और माइंड मैप को खुद से भरने की कोशिश करें। पूरा माइंड मैप आपको जरूर पूरा माइंड मैप आपको अवेलेबल होगा, आपको डाउनलोड करना है इसको। पूरा माइंड मैप आप देखेंगे और आप इसको फिल करने की कोशिश करेंगे इसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज टॉपिक वाइज, तो ये चैप्टर आपको और अच्छे से रिवाइज होगा। सो हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई थैंक यू सो मच। गुड बाय।